एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आई एम रजनी झा और ये हमारी कंटिन्यूएशन है साइंस एंड टेक की क्लासेस की। तो लास्ट क्लास में हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर किया था एंड अब हम शुरू करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो आपको पता होगा साइंस एंड टेक में मैंने पहले भी बताया था करंट अफेयर्स का स्पेशली बहुत ज्यादा रोल होता है। रीजन बीइंग क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, तो टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया आता रहता है और वो आपको पता होना जरूरी है। वहां से मेनली क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो सेशन है ये 3 मंथ्स फ्री क्रैश कोर्स का पार्ट है जो 17 मार्च को शुरू हुआ था और 20 जून तक चलेगा। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, कंप्लीट कवरेज है सिलेबस का, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, सीसैट इंक्लूडेड है इसमें। और यहाँ पे जो फैकल्टी डिटेल्स है वो इस स्लाइड पे आप पढ़ सकते हैं। डिटेल शेड्यूल के लिए और रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे नेट न्यूट्रलिटी की। अब सवाल ये उठता है कि नेट न्यूट्रलिटी या नेटवर्क न्यूट्रलिटी कहते किसे हैं। नेटवर्क न्यूट्रलिटी एक प्रिंसिपल है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या आता है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको सारे डेटा को इक्वली ट्रीट करना होगा। इंटरनेट पे जितना भी डेटा है उसको इक्वली ट्रीट करना होगा, वो किसी स्पेसिफिक डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। इसको कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। किस तरह की कंपनी है जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हमें पता है, हम खुद भी मोबाइल डेटा यूज करते हैं ना। तो कौन सी सर्विसेज, कौन सी कंपनीज इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? एयरटेल, बीएसएनएल, जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है, एटसेट्रा। आइडियली देखिए, ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये यूजर्स को कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना डेटा कंज्यूम हुआ है या मंथली प्लान्स के बेसिस पे। आप खुद भी देखिए, आपके पास जियो का सिम है, आप उसमें डेटा पैक डलवाते हैं या आपका जो मंथली प्लान आता है 3 मंथ्स प्लान है, 5 मंथ्स प्लान है, उसमें 1.5 GB डेटा रोज का आपका फ्री है, उसके बाद आपको चार्जेस लगते हैं। तो कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं जिनके बेसिस पे आपको ये प्लान्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। बट क्या होगा अगर वो आपको कौन सी वेबसाइट आप देखने वाले हैं उसके बेसिस पे चार्ज करना शुरू कर दें? फॉर एग्जांपल, जैसे ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है कोई, मान लो XYZ है, ठीक है। अब वो स्काइप आपको प्रोवाइड कर रही है, बिंग प्रोवाइड कर रही है, फेसबुक प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, फॉर फ्री। लेकिन आपको गूगल यूज करने के लिए वो चार्ज करती है। तो ये क्या होगा? ये नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन है। नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन कैसे हुआ? नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या था कि इंटरनेट पे जो भी चीजें अवेलेबल हैं, स्काइप भी तो इंटरनेट का यूज करके है, बिंग भी इंटरनेट का यूज करके है, फेसबुक में भी इंटरनेट यूज होता है। तो इंटरनेट पे जो भी चीजें अवेलेबल है जिसमें आपका डेटा यूज हो रहा है, उन सब को वो बराबरी से ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि फेसबुक वो फ्री कर देंगे और फिर गूगल के लिए वो चार्ज करेंगे, ऐसा वो नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्काइप, बिंग, फेसबुक जैसी चीजों को फ्री कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस कंपटीशन में इनके पास एडवांटेज है। फेसबुक को ज्यादा यूज करेंगे लोग क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और गूगल में बहुत सारा ट्रैफिक उनका लूज हो जाएगा जिसकी वजह से रेवेन्यू उनका कम हो जाएगा। तो ये वो और ऊपर से इससे एक और चीज क्या हो रही है, मेरा क्या चॉइस होना चाहिए एज अ कंज्यूमर, मुझे क्या देखना है, क्या चूज करना है, वो एक तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स गाइड कर रहे हैं। मेरा मान लो मन है मैं सिर्फ गूगल करूंगी हमेशा, लेकिन मेरे पास स्काइप या फेसबुक फ्री है तो मैं फेसबुक पे ज्यादा सर्च करना शुरू कर दूंगी या फेसबुक ज्यादा यूज करना शुरू कर दूंगी, गूगल को कम करूंगी क्योंकि उसमें पैसा लगता है मेरा। तो एक तरीके से पहली चीज तो नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट कर रहे हैं। दूसरा वो क्या कर रहे हैं, मेरी क्या चॉइस होनी चाहिए उसको भी वो इंटरफेयर कर रहे हैं जो कि वो नहीं कर सकते। तो नेट न्यूट्रलिटी वो प्रिंसिपल है जिसके थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जितना भी कंटेंट, एप्लीकेशन जो भी अवेलेबल है वो सब उनको विदाउट किसी फेवर, किसी एक को फेवर किए बिना, किसी वेबसाइट को पर्टिकुलरली ब्लॉक किए बिना उनको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। इस टर्म को कॉइन किसने किया था? ये टर्म कॉइन हुआ था बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी मीडिया लॉ प्रोफेसर, क्या नाम है उनका, टिम वू। 2003 के अंदर इन्होंने ये कॉइन किया था ये टर्म, ठीक है। ये टर्म उन्होंने बनाई थी। अब internet.org क्या है? ये एक पार्टनरशिप है बिटवीन सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज कंपनी फेसबुक और 6 अदर कंपनीज का ये पार्टनरशिप है जो अफोर्डेबल एक्सेस प्रोवाइड करती है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। फ्री बेसिक्स ऐसा ही एक ऐप है जो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑल्दो ये दिख रहा है कि नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन है ना, नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन है। तो
रेगुलेटर्स ने ये जो फ्री बेसिक सर्विसेज हैं इंडिया के अंदर, इसको बैन कर दिया गया था, इसको बैन कर दिया था। किस बेसिस पे? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक फॉर डेटा सर्विसेज रेगुलेशन। अगेन, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का या किसी भी डेटा को जो ऑनलाइन प्रोवाइडेड है उसका और किसी और के अगेंस्ट। तो मैं ऐसे कुछ कंपनीज थी ये जो पार्टनरशिप है ये प्रोवाइड करती थी फ्री या बहुत अफोर्डेबल एक्सेस कुछ लेस डेवलप्ड कंट्रीज को, बट इंडिया में रेगुलेटर्स ने फ्री बेसिक सर्विसेज को बैन कर दिया था डिस्क्रिमिनेटरी कह के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयरटेल जीरो की, इस केस की बात करते हैं। तो एयरटेल ने एक एयरटेल जीरो अनाउंस किया था। एयरटेल जीरो क्या है? एयरटेल ने एयरटेल जीरो अनाउंस किया था, जो कि एक इनिशिएटिव है जिसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा एयरटेल जीरो में क्या है, जो कंपनीज है जैसे टेलीकॉम कंपनीज है उन्होंने एयरटेल जीरो को पे कर दिया। अब एयरटेल जीरो से वो जितने भी डेटा है वो एयरटेल से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये अगेन एक वायलेशन था नेट न्यूट्रलिटी का। क्यों? क्योंकि अगर एयरटेल जीरो को मैंने, मान लो मैं एक कंपनी हूं और एयरटेल जीरो को मैंने पे कर दिया है, तो एयरटेल पे मेरे सारे जो सर्विसेज हैं वो एक्सेस मिलेगा, उनको फ्री एक्सेस मिलेगा। इससे क्या होगा, उन कंपनीज को तो फायदा होगा जो एयरटेल जीरो को पे कर सकते हैं, और जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उनको वो डिसएडवांटेज पे रहेंगे। तो अगेन इसको क्या माना जा रहा था, एज अ वायलेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। ऑल्दो एयरटेल ने कहा कि जीरो रेटिंग डज नॉट वायलेट नेट न्यूट्रलिटी। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ एक्सेस लोअर कर देता है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ एक्सेस लोअर कर रहा है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। एयरटेल ने बोला कि भाई ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बस कॉस्ट ऑफ एक्सेस के कितने रुपए में उनको एक्सेस मिलेगा वो लोअर कर रहा है बस। तो इस तरीके की चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि न्यूट्रल नेट हो जाए, कुछ एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए कि इंटरनेट न्यूट्रल किया जा सके, किसी एक को ज्यादा फायदा और दूसरे को नुकसान ना हो। जितनी भी सर्विसेज हैं इंटरनेट पे वो सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम नेट न्यूट्रलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, वो भी इफेक्ट हो रहा है। और ये कैसे होगा, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेट्रीमेंटल है। हमारा स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट कैसे अफेक्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल फेसबुक अगर मैं फ्री कर देती हूँ और बाकी गूगल करने के लिए मैं आपको चार्ज करती हूँ, तो आप क्या करोगे, आपका इंटेंशन फेसबुक की तरफ ज्यादा चला जाएगा, राइट, और आप गूगल कम यूज करोगे। तो मैंने गाइड किया ना कि आपको क्या देखना है क्या नहीं, बट ये तो आपके राइट के अगेंस्ट है, इसमें तो आपका फ्रीडम होना चाहिए। तो नेट न्यूट्रलिटी के बगैर आपका राइट भी अफेक्ट हो रहा है। नेट न्यूट्रलिटी एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर इंटरनेट का डेवलपमेंट पॉसिबल है, इंटरनेट का इनोवेटिव डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक है, बिना नेट न्यूट्रलिटी के जितने भी नए स्टार्टअप्स है वो ऑब्वियस सी बात है डिसएडवांटेज पे रहेंगे। मान लो अभी एयरटेल में एयरटेल जीरो था, राइट, अब मैं कोई और कंपनी स्टार्ट कर दूं और मैं एयरटेल में परचेज नहीं कर सकती, हम जस्ट स्टार्टअप बहुत स्मॉल स्केल पे मैंने किया है, तो क्या हो गया, मेरे सर्विसेज एयरटेल पे नहीं मिलेंगे, राइट, और मेरे को डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो नेट न्यूट्रलिटी के बगैर जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं वो एक डिसएडवांटेज पे रहे। फिर हम ट्राई की बात करते हैं। ट्राई क्या है, ये टेलीकॉम रेगुलेटर है इंडिया का, इन्होंने भी बोला है कि नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने फेसबुक का फ्री बेसिक्स और एयरटेल का एयरटेल जीरो इंडिया में बैन कर दिया। ठीक है, तो नेट न्यूट्रलिटी का बेसिक पर्पस यही है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, कोई स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई अलग से स्पेशलाइज्ड सर्विसेज या कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स नहीं होंगे। मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर्सन है जिसकी मोनोपोली चल रही है, कोई एक सर्विस है जिसकी मोनोपोली चल रही है, सबको बराबर का मौका इसमें मिलना चाहिए। इसी के साथ, क्योंकि हम राइट्स, अदरवाइज हमारे राइट्स वायलेट हो रहे थे, तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। यूजर के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये इंश्योर कर रहे हैं हम, और ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी अलग अलग सर्विसेज हैं उनको बराबर की फील्ड मिलेगी, ताकि वो इंडिया में इनोवेट और कस्टमाइज कर सके, किसी को भी स्पेशली अलग से एडवांटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरनेट की डेमोक्रेसी बराबर रह रही है। देन उसके अलावा भी इट हेल्प्स बिल्ड द इंटरनेट को किस तरीके से ये प्रेजेंट करता है, किस तरह से हेल्प करता है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर सबको एक्सेस मिलेगा। क्लियर?
किसी तरीके की एंटी कंपेटिटिवनेस प्रैक्टिसेस नहीं चलेगी। एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस कैसे हो गए, जैसे मैंने कहा था फेसबुक का फ्री बेसिक्स, कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है तो वो कंपटीशन से बाहर ही हो गया, वो तो सबसे आगे पहुंच गया। तो एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस किसी भी तरीके की नहीं होंगी। जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियस यूज होगा, ट्रांसपेरेंट यूज होगा और पब्लिक बेनिफिट के लिए होगा। डिसीजन मेकिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन एनहांस दिखेगा। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, शुड वी प्रमोट इट? आंसर द क्वेश्चन विद अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो उसमें आपको ये बेनिफिट्स देने होंगे, ठीक है। ट्राई के गाइडलाइंस के हिसाब से एक यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस होना चाहिए ताकि नेट न्यूट्रलिटी को प्रमोट किया जा सके, बट ये एनफोर्स नहीं करता, ठीक है। ऐसा जबरदस्ती नहीं की जाएगी, वो प्रमोट करने की बात करते हैं। कोई ऐसा लॉ नहीं है जो नेट न्यूट्रलिटी को एनफोर्स करे इंडिया में। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, वो भी कंपनीज को अपनी सर्विसेज को थ्रॉटल करने के लिए प्रोहिबिट नहीं करती। तो नेट न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है, उसको प्रेफर किया जाता है, बट वो किसी भी तरीके से एनफोर्सेबल नहीं है। इंडिया के इंटरनेट अडॉप्शन रेट की अगर हम बात करें तो अभी भी वो लोएस्ट है एशिया पैसिफिक रीजन में। इसमें करीब कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं? ओनली 422 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 500 to 550 मिलियन इंडियंस सारे फीचर्स फोन के यूज करते हैं जिसमें कोई डेटा सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं है। क्लियर? एक रिपोर्ट 2007 की एक रिपोर्ट के हिसाब से स्मार्टफोन्स और डेटा कॉस्ट इंडिया के अंदर बहुत डिक्लाइन हो रहा है, फिर भी ये बहुत ज्यादा हाई है ज्यादातर लोगों के लिए। इंडिया का डिसीजन कि नेट न्यूट्रलिटी होना चाहिए इंडिया में, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस उभर के आता है, स्पेशली ये देखते हुए कि यूएस के अंदर जो रूल्स थे नेट न्यूट्रलिटी पे वो हटा दिए गए थे, ठीक है। तो इंडिया और इसमें अच्छा निकल के सामने आता है। अब कोई भी ऐसी कंट्री वाइड लॉ तो नहीं है यूएस में जो नेट न्यूट्रलिटी को फेवर करे। स्टेट्स जैसे कि मैसाचुसेट्स हैं, वो स्टेट लेवल लॉज के साथ सामने आ रहे हैं। नेट न्यूट्रलिटी रूल्स का यूएस में हटाना ये एक बहुत डेंजरस एग्जाम्पल की तरह सामने आता है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर जो रेगुलेटर्स हैं वो इसी तरीके का उनको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि कोई लॉ तो नहीं है, वो यूएस की गाइडलाइंस को डायरेक्टली फॉलो करके इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत ही डेंजरस एग्जाम्पल की तरह सामने आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर्स का क्या है? सुपर कंप्यूटर्स हैव अ हाई लेवल ऑफ कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस कंपेयर टू जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। जो नॉर्मल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा बेटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। ये हमारा टॉपिक है सुपर कंप्यूटर्स का, ठीक है। दिस इज द टॉपिक ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर से काफी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। इस वाले चैप्टर में हम सुपर कंप्यूटर के बारे में, उनकी हिस्ट्री, परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन, जो टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इन सब के बारे में बात करेंगे। किसी भी हम कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो कोई एक कंप्यूटर जिसका हाई लेवल कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस हो कंपेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर, ठीक है, और उसका जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता हो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में, वो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला उसकी बहुत अच्छी स्पीड और दूसरा बहुत अच्छी मेमोरी। ये 2 प्रीरेक्विजिट्स हैं किसी भी सुपर कंप्यूटर के। परफॉर्मेंस को हम जनरली किस चीज में इवैल्यूएट करते हैं? पेटाफ्लॉप्स में। आपसे पूछा जा सकता है बताइए सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को किस चीज में इवैल्यूएट की जाती है? तो उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है पेटाफ्लॉप्स में, ठीक है। पेटाफ्लॉप्स क्या हो गया? 1 आफ्टर 1 देयर विल बी 15 zeros। दिस इज पेटाफ्लॉप्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी एवरेज कितनी होती है? अराउंड 2,50,000 टाइम्स। नॉर्मल कंप्यूटर के बेसिस पे, नॉर्मल कंप्यूटर से अगर हम उन्हें कंपेयर करें तो सुपर कंप्यूटर की मेमोरी अराउंड 2,50,000 टाइम्स ज्यादा होती है, ठीक है, डेली बेसिस पे हम जितना यूज करते हैं उससे। सुपर कंप्यूटर्स को बड़े क्लीन रूम्स में बड़े क्लीन रूम्स में सेटअप किया जाता है जहां पर प्रॉपर एयर फ्लो हो, हाई एयर फ्लो हो। क्यों इसकी जरूरत है? जब आप नॉर्मल कंप्यूटर भी यूज करते हैं तो कई बार आप बोलते हैं ना कि वो हीटिंग हो जाती है, कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है। तो सोचिए सुपर कंप्यूटर जहां पे इतना सारा फंक्शन है, इतना हाई लेवल फंक्शन है, वहां पे भी हीटिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए उनको हाई एयर फ्लो वाले क्लीन रूम्स में हाउस किया जाता है या सेट किया जाता है ताकि वहां पर कूलिंग परमिट हो सके,
ठीक है। सुपर कंप्यूटर में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी आराम से सॉल्व किया जा सकता है, और जो नॉर्मली स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको भी सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी कंप्यूटर्स मार्केट में अभी अवेलेबल हैं वो जनरली स्मार्टर हैं। जो पहले जो सुपर कंप्यूटर्स बना था उससे नॉर्मल जो अभी कंप्यूटर्स जितने भी अवेलेबल हैं मार्केट में वो फास्ट भी हैं, नॉर्मल सुपर कंप्यूटर्स, और उनसे स्मार्ट भी है। और अभी का अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो अगेन वो वैसा ही होगा कि अभी वाले सुपर कंप्यूटर्स फ्यूचर सुपर कंप्यूटर्स के आगे कुछ नहीं होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी इनोवेशन बढ़ती जा रही है, हमारा इन्वेंशन बढ़ता जा रहा है, और हम बेटर प्रोसेस कर पा रहे हैं चीजों को। जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो 1957 में बनाया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसके अंदर, ठीक है, बाय सेमोर क्रे इन कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, सीडीसी 1957 के अंदर। सीडीसी 1604 पहला मतलब आप कह सकते हैं जो कुछ पहले सुपर कंप्यूटर्स बने थे उनमें से एक था, जो वैक्यूम ट्यूब्स में, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। तो सीडीसी 1604 के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। 1964 में क्रेज का मतलब क्रे का सीडीसी 6600 इसने रिप्लेस कर दिया था स्ट्रेच को, और CDC 6600 came as the fastest computer on earth with 3 million floating points operation per second। फ्लॉप्स की मैंने पहले बात की थी, उसमें उसको मेजर किया जाता है। तो इसमें कितने फ्लॉप्स थे? 3 मिलियन फ्लॉप्स इसमें अवेलेबल थे, और CDC 6600 came out as the fastest computer on earth, ठीक है, 1964 में। फिर जो टर्म सुपर कंप्यूटर है इसको क्यों कॉइन किया गया था? टर्म सुपर कंप्यूटर इसी CDC 6600 के लिए बनाया गया था कि ये सुपर कंप्यूटर हुआ, क्योंकि उसके अंदर इतना बेटर परफॉर्मेंस था। पहले जो सुपर कंप्यूटर्स होते थे उसके अंदर बहुत कम प्रोसेसर्स होते थे, ठीक है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वेक्टर प्रोसेसिंग को आप आगे चल के पैरेलल प्रोसेसिंग में चेंज कर दिया गया। प्रोसेसर्स को बहुत ज्यादा मैनीफोल्ड में मल्टीप्लाई कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर्स दिखे अभी वाले डेकेड में। तो पहले बहुत कम प्रोसेसर्स होते थे, उनको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, वेक्टर प्रोसेसिंग को पैरेलल प्रोसेसिंग में चेंज कर दिया गया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको बहुत फास्ट सुपर कंप्यूटर्स मिले हैं इस लास्ट डेकेड में। आप देख सकते हो। अब देखिए, अब जैसा कि कहा जाता है नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, मतलब जहां जरूरत होती है वहां इन्वेंशन तो होगा ही होगा। तो इंडिया ने भी अपनी सुपर कंप्यूटर की जर्नी को स्टार्ट किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं इट वाज डिनाइड, बेसिकली इंडिया को डिनाई कर दिया गया था कि क्रे सुपर कंप्यूटर्स नहीं मिलेगा आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है। उस वक्त आर्म्स एम्बार्गो इम्पोज था इंडिया पे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपको क्रे सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, राइट। तो फिर उनको क्या लगा, यूएसए को क्या लगा कि भाई अगर इंडिया भी ऐसा डेवलपमेंट कर लेगी मिलिट्री पर्पसेस के लिए इसका यूज कर लेगी सिविलियन पर्पसेस की जगह, तो आप कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स को नेगेटिव चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्रे सुपर कंप्यूटर्स का उनको जो इंपोर्ट था वो मना कर दिया गया, तो उनको कहा था हम नहीं देंगे आपको। फिर इंडिया को खुद से आइडिया आना शुरू हुआ कि भाई हम भी तो कुछ कर सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। तो जो आइडिया वाला फेज था वो स्टार्ट हुआ 1980s में। पहला इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया 1991 में। किसने डेवलप किया था? पहले बात तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था परम 8000। तो फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया था वो 1991 में था, जिसका नाम था परम 8000, ठीक है। और किसने बनाया था? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अब इस डेवलपमेंट में रशिया का असिस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। परम 8000 को रेप्लिकेट किया गया और इंस्टॉल किया गया ICAD मॉस्को में 1991 में रशियन कोलैबोरेशन के अंदर। मतलब परम 8000 को हमने बनाया, उसको रेप्लिकेट करके इंस्टॉल किया गया ICAD मॉस्को में इन 1991 में रशियन कोलैबोरेशन के साथ। 2007 के अंदर इंडिया टॉप 10 स्पॉट्स में आ गया, टॉप 10 पोजीशन में आ गया फॉर स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। मतलब हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स थे, अगर उनकी स्पीड को मेजर किया जाए तो हम टॉप 10 पोजीशन में आते थे। जुलाई 2016 तक आते आते इंडिया के अंदर 9 सुपर कंप्यूटर्स थे जिनकी स्पीड टॉप 500 में थी, ठीक है।
लेकिन टॉप 10 में नहीं थी, राइट? उनकी स्पीड टॉप 500 में आ गई। नॉर्मल जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? जैसे सुपर कंप्यूटर में फ्लॉप्स था, तो वैसे नॉर्मल कंप्यूटर को, ऑर्डिनरी कंप्यूटर को जब हमें परफॉर्मेंस उनकी मेजर करनी होती है तो वो हम जनरली MIPS में करते हैं, मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं, जैसे रीड, राइट, स्टोर एटसेट्रा। जो भी प्रोसेसर मैनेज कर सकता है वो सारे कमांड्स आते हैं इसमें, वो सारे फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कमांड्स आते हैं। तो इन कंप्यूटर्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये होता है MIPS पे, ठीक है? नॉर्मली ये जो MIPS ही हैंडल कर सकते हैं ये, और इसको टिपिकली आप गीगाहर्ट्ज में रेट करते हो प्रोसेसर स्पीड में, ठीक है? तो MIPS को प्रोसेसर स्पीड आप बोलते हैं ना, कितनी प्रोसेसर स्पीड है, तो MIPS में जो कंप्यूटर्स जो बेस्ड होते हैं MIPS पे, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पे, उनका प्रोसेसर स्पीड आप गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है, रेट करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट है। वो आप देखेंगे वो जनरली डील करते हैं विद साइंटिफिक कैलकुलेशन। सुपर कंप्यूटर किस पे डील करते हैं? साइंटिफिक कैलकुलेशन पे। उनको फ्लॉप्स पे मेजर किया जाता है। फ्लॉप्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स मेजर किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्योंकि जब से सुपर कंप्यूटर पहली बार डेवलप हुए हैं उनका परफॉर्मेंस आप देखोगे कि फ्लॉप्स बढ़ता गया, उनका परफॉर्मेंस फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, फ्लॉप्स धीरे धीरे करके बढ़ता गया। आप इस टेबल में देख सकते हो। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 100 फ्लॉप्स की, तो फ्लॉप्स 10⁻², एग्जाम्पल है इनियाक, ठीक है, 1940 में था ये। फिर किलो फ्लॉप्स 10⁻3, एग्जाम्पल IBM 704, 1950। देन मेगा फ्लॉप्स 10⁻6, CDC 6600, जिसके लिए सबसे पहली बार सुपर कंप्यूटर वर्ड कॉइन किया गया था 1960 में। फिर गीगा फ्लॉप्स 10⁻9 जो है क्रे 2 1980 में। देन टेरा फ्लॉप्स 10⁻12, ASCI रेड इन 1990। देन पेंटा फ्लॉप्स 10⁻15, मैंने बताया था 10 के आगे 15, तो 10⁻15 जिसका एग्जाम्पल है जैगवार, और इट वाज इन 2010। एंड देन कम्स एक्साफ्लॉप्स यानी कि 10⁻18 जो अंडर डेवलपमेंट है 2020, ठीक है, 2020 वाले डेकेड में है और अंडर डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सनवे ताइयू लाइट, ठीक है। सनवे ताइयू लाइट ये क्या है? इटको चाइना में डेवलप किया गया था। इसकी कंप्यूटिंग पावर है 93 पेंटाफ्लॉप्स। पेंटाफ्लॉप क्या होता है? 10⁻15, तो इसकी स्पीड इसकी कंप्यूटिंग पावर थी 93 पेंटाफ्लॉप्स। नेक्स्ट आता है ताइनहे यानी कि मिल्की वे 2, ताइनहे 2 अगेन फ्रॉम चाइना। इसकी कैपेबिलिटी थी 33.8 पेंटाफ्लॉप्स की। और लास्ट है टाइटन। टाइटन यूएस कंप्यूटिंग कैपेसिटी उसकी यूएस की थी, कंप्यूटिंग कैपेसिटी इसकी 17.5 पेंटाफ्लॉप्स। तो पहला क्या है? सनवे ताइयू लाइट 93 पेंटाफ्लॉप्स, देन ताइनहे 2 यानी कि मिल्की वे 2 फ्रॉम चाइना अगेन 33.8 पेंटाफ्लॉप्स, एंड टाइटन यानी कि यूएस की है ये, कंप्यूटिंग कैपेसिटी 17.5 पेंटाफ्लॉप्स। नाउ द क्वेश्चन इज नेक्स्ट जनरेशन सुपर कंप्यूटिंग है क्या? नेक्स्ट जनरेशन सुपर कंप्यूटिंग क्या होता है? देखो पहले हम ऑप्टिकल कंप्यूटिंग कैलकुलेशंस की बात करते हैं। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग कैलकुलेशंस, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, तो मतलब जो लाइट की स्पीड है उतनी स्पीड से कैलकुलेशन करना पॉसिबल है अगर हम ऑप्टिकल डिवाइसेस और कनेक्शंस का इस्तेमाल करें इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, तो हम उतनी स्पीड अचीव कर सकते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट इस फील्ड में ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें ऑप्टिकल इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन कर दिया गया है यूजिंग फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं फोटॉन्स। और क्योंकि ये फोटॉन्स स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करते हैं इसीलिए कैलकुलेशंस सब लाइट स्पीड पे की जा सकती है। दिस इज नेक्स्ट जनरेशन सुपर कंप्यूटिंग। डीएनए कंप्यूटिंग की बात करते हैं। डीएनए कंप्यूटिंग कैलकुलेशन कैसे हो सकती है? बाय कंबाइनिंग डीएनए इन ए पैरेलल एनवायरनमेंट। अगर हम डीएनए को कंबाइन कर दे, रिकंबाइन कर दे, तो हम डीएनए कंप्यूटिंग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जिनको ट्राई किया जा सकता है सेम टाइम पे। सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा? द स्ट्रॉन्गेस्ट टू सर्वाइव। जितने भी ट्राइड एंड टेस्टेड पॉसिबिलिटीज है उनमें सबसे ज्यादा जो सर्वाइव कर पाएगा वही होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। अब देखिए अभी तक ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, राइट, प्रैक्टिकल यूज में नहीं आया है। बट इसका क्या मतलब होगा कि हम कैलकुलेशन कर पाए बिफोर आई हैव थॉट ऑफ इट। मैं सोचूं इससे पहले मेरा कैलकुलेशन हो जाए। जैसे ही मैं मतलब जैसे मैं आंख झपका रही हूं उतने टाइम में मेरा सारा काम खत्म हो जाए, मेरे सोचने से पहले मेरा काम हो जाए। तो अभी तक ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, राइट, अभी तक प्रैक्टिकल यूज में आया नहीं है।
सुपर कंप्यूटर के एप्लीकेशंस की बात करते हैं, देखो इस तरीके के सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, राइट। एप्लीकेशन की बात करते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है किस किस एरिया में सुपर कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन हो सकता है। तो कौन कौन से एरिया में हो सकता है? एकेडमिक रिसर्च में, जो नॉर्मल फिनोमिनन है, चाहे छोटे बड़े कैसे भी फिनोमिनन हो, छोटे बहुत स्मॉल हैं, बहुत फास्ट हैं, बहुत स्लो हैं, बहुत बड़े हैं, जो लेबोरेटरीज में नहीं हो सकते, उनको आप ऑब्जर्व और सिमुलेट कर सकते हो सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से। जैसे कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं एज टाइम मशीन्स, ताकि वो पास्ट के बारे में जान सके, फ्यूचर के बारे में जान सके, ठीक है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगेन फिर वेदर और क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए भी, ताकि हमें बेटर एक्यूरेसी से हम वेदर और क्लाइमेट को फोरकास्ट कर सके, तो और उनका क्या रिलेशन है, मल्टीपल फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड करते हैं, इन सारी चीजों के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेडिसिन डिस्कवरी के लिए, कोई भी प्रोटीन किस तरीके से फोल्ड या अनफोल्ड होता है, किस तरीके से नई ड्रग्स की डिस्कवरी हो सकती है, ये भी हम सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से कर सकते हैं। मॉनसून फॉरकास्टिंग, मॉनसून कब आएगा, कितना, कैसे, क्या, सब हम कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर से। बिग डेटा माइनिंग, डिजिटल इंडिया मिशन को मोबिलाइज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा डेटा माइनिंग की जरूरत है, ठीक है, डेटा की जरूरत है, इसमें भी सुपर कंप्यूटर्स का रोल आता है। देन ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इंडिया की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट एरोडायनेमिक्स में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो हमारी कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन का ईज है, वो सब बढ़ सके, हमारी कनेक्टिविटी ज्यादा सेफ हो, ज्यादा स्मूथ हो। देन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को सिमुलेट करने के लिए, सिमुलेट क्या होता है बेसिकली, आप उसे जैसे एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं ना, उसको सिमुलेशन कहते हैं, तो उसके लिए भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। देन मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स, सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन अलाउ करता है कि साइंटिस्ट दो मॉलिक्यूल्स को साथ में स्टडी कर सके, उनके इंटरैक्शंस को स्टडी कर सके, नए नए मटेरियल्स का डेवलपमेंट कर सके फ्यूचर जनरेशन टेक्नोलॉजीज के लिए। 1994 में एक सुपर कंप्यूटर था जो साइंटिस्ट को अलर्ट करता था अबाउट कॉमेट, कि कोई कॉमेट जुपिटर के साथ कोलाइड करेगा, नहीं करेगा, कब करेगा, तो इसके लिए अलर्ट किया करता था वो, ताकि उनको प्रॉपर टाइम मिल सके और प्रिपेयर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, फिर हम उसका एनालिसिस हो सके। अगर मुझे पता चल जाए कि 15 दिन बाद एक कॉमेट जुपिटर के साथ कोलाइड करने वाला, मैं उसे रोक तो नहीं सकती, पर उसका क्या क्या इफेक्ट होगा मैं स्टडी तो कर सकती हूँ। अब मुझे पता चले कि आज ही कोलिजन हुआ, मुझे आज ही पता चला, ना मेरे पास प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम था, ना मैं प्रॉपर एनालिसिस कर पाऊंगी, तो उसका एनालिसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसको हम फ्यूचर में अगर कभी अर्थ के साथ कोलिजन होती है तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस नॉलेज का। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। 1 सेकेंड। तो 12th 5-year प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया था कि वो $2.5 बिलियन सैंक्शन करेगी फॉर द रिसर्च इन सुपर कंप्यूटिंग फील्ड। इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए $2.5 बिलियन सैंक्शन करेगी। 2015 में गवर्नमेंट ने एक 7-year सुपर कंप्यूटिंग प्रोग्राम, जिसका नाम था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उसको अप्रूव किया था, जिसका काम यही था, जिसका एम यही था कि 73 सुपर कंप्यूटर्स को वो वेरियस एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में कनेक्ट कर सके, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थी अराउंड $730 मिलियन की। अब कुछ फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए जो इससे रिलेटेड है, उनको हम देख लेते हैं। अब अभी तक कोई भी एग्जाफ्लॉप नहीं है हमारे पास। मैंने आपको बताया था एग्जाफ्लॉप 2020 वाले आपको डेकेड में देखने को मिलेगा, राइट, तो वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी हमारे पास कोई एग्जाफ्लॉप नहीं है, पेंटाफ्लॉप से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इससे ज्यादा कंप्यूटिंग स्पीड किसी भी सुपर कंप्यूटर की फिलहाल नहीं है। पहला प्रोडक्ट जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 2020 वाले डेकेड में ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंडिया भी अपना पहला एग्जाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने वाला था 2020 में। देन चाइना का जो सनवे तियाहू लाइट है, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो अभी तक फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है 93 फ्लॉप्स के साथ, और चाइना के पास ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स है देन यूएसए। जुलाई 2016 तक अगर हम देखें तो यूएसए से कहीं ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स चाइना के पास है।
अब मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, बताइए सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आप उनकी स्पीड्स बताइए, डिफरेंट टाइप्स बताइए, उनका क्या यूसेज है, उनका फ्यूचर में किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं, आंसर राइटिंग में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सब बात करते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कि अरे आज मैं लेट्स से यूपीएससी के बारे में बात कर रहा था या कर रही थी, और मेरे पास वही सारे पोस्ट आने लग गए। इंस्टाग्राम पे थी तो भी वो पोस्ट आ रहे थे उससे रिलेटेड, फेसबुक पे भी उससे रिलेटेड पोस्ट आ रहे थे, एंड देन पीपल यू विल हियर पीपल से दैट दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, रिस्क क्या है, और एथिक्स क्या इन्वॉल्व है इसमें, एक्सेट्रा। सिंपली बताने के लिए, आर्टिफिशियल मतलब जो आर्टिफिशियल हो, आर्टिफिशियल क्या होती है, मशीन्स होती है, इंटेलिजेंस हमें पता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसी इंटेलिजेंस जो मशीन्स हमें शो करती हैं। मशीन्स की इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप ऐसे कंप्यूटर्स या मशीन्स बनाते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की तरह इंटेलिजेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग्स का है ट्रेट। तो जब वो ट्रेट हम उस ट्रेट के कंप्यूटर्स या मशीन्स बनाते हैं तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। इस टर्म को कॉइन किया गया था 1956 में बाय जॉन मैकार्थी। कहाँ पर? ये डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस थी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे। अब ये होता क्या है, देखिए, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स लर्निंग करते हैं या रीजनिंग करते हैं, लर्निंग का मतलब जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसको समझते हैं, क्या है वो इन्फॉर्मेशन, कैसे उसे यूज करना है, उसे लर्निंग कहते हैं। रीजनिंग का मतलब हम पहले प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, किसी तरीके के रूल्स वगैरह समझेंगे और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक है। या सेल्फ करेक्शन की बात करें तो इस तरीके की चीजें, जब ये ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली चीजें, ह्यूमन इंटेलिजेंस की चीजें हैं, तो ये सारे फीचर्स, इस टाइप के फीचर्स जब कंप्यूटर सिस्टम एग्जिबिट करते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम जब लर्निंग शो करे, रीजनिंग शो करे या सेल्फ करेक्शन शो करे तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम या मशीन्स। ठीक है, आजकल आप देख सकते हो ये एक कॉमन टर्म बन गई है, किसके लिए? इसमें सब कुछ आता है, रोबोटिक प्रोसेस भी है, ऑटोमेशन भी है, रोबोटिक्स भी है, सब कुछ आता है इसके अंदर आजकल। वन सेकेंड। ठीक है, तो इसके अंदर आजकल अब सब कुछ आता है। अब रिसेंटली ये बहुत पॉपुलर हो गया था, अब अभी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, प्रोमिनेंस हो गया है, क्योंकि इसका अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर है, मिलिट्री डिवाइसेस है, हर जगह आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल है कि कंप्यूटर्स आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाए? इस एरिया में काम तो चल रहा है, बट हमारे पास कुछ एक कॉन्क्रीट सक्सेस अभी तक नहीं मिला, एक्सेप्ट द फैक्ट कि कुछ कंप्यूटर्स हैं जो ह्यूमन बीइंग से, जो बेस्ट ह्यूमन प्लेयर्स हैं उनसे अच्छा गेम खेल लेते हैं। इससे ज्यादा हमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिला है। जैसे कि 1977 मई में आप देखोगे एक आईबीएम सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है डीप ब्लू। डीप ब्लू ने जो वर्ल्ड के चेस चैंपियन है ग्रे ग्रे कास्परो, उनको चेस मैच में हरा दिया। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन से बेटर इंटेलिजेंस शो की उसने। बट इन सब के अलावा आपको कुछ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ और एक एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए तो एक और 2016 का एग्जांपल है अल्फागो। ये एक प्रोग्राम है जो गूगल के डीप माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्राइव किया जाता है। इसने क्या किया है, आप देखेंगे, इसने एक्चुअली कोरियन ली सेडोल को हरा दिया, जो आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर्स है, उनको हरा दिया। तो इस गेम के अलावा अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा इसमें अभी नहीं देखने को मिला है, बट पीपल आर वर्किंग ऑन इट। सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई एथिकल इशू शो कर सकता है या कोई फिलॉसफी है इसके पीछे? हाँ, फिलॉसफी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च और डेवलपमेंट शुरुआत की गई थी ताकि हम मशीन्स में इंटेलिजेंस बना सके, ठीक है, ताकि जितना ह्यूमन में हमें मिलता है उस तरीके के इंटेलिजेंस हम मशीन्स में भी बना सके। बट क्वेश्चन ये है कि क्या मशीन सीरियसली ह्यूमंस जितना सोच सकती हैं, उनकी तरह बिहेव कर सकती हैं? ये सवाल उठता है।
तीन मेन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। पहला, अगर मैं ह्यूमन से बेटर कुछ प्रोड्यूस कर देती हूँ या बना देती हूँ, तो अब क्या ह्यूमैनिटी को खतरा नहीं है? क्या ये हम श्योरली कह सकते हैं कि अगर मशीन अपने आप सोचने लग गई तो वो ह्यूमंस को नहीं बर्बाद कर देंगे, ह्यूमंस को नहीं खत्म कर देंगे, मशीन्स एथिकली बिहेव करेंगी या उनको एथिकली यूज किया जाएगा? क्या इस बात की भी श्योरिटी है? पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा, कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या ये पॉसिबल भी है? क्या कोई मशीन जैसे ह्यूमन माइंड अपनी इंटेलिजेंस से सॉल्व करता है क्वेश्चंस को, उस तरह से मशीन प्रॉब्लम्स को डिसाइफर कर सकती है? क्या कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए कि भाई इसी लेवल तक मशीन्स अकॉम्प्लिश करेंगी और उसके बाद नहीं? क्या इस तरीके का कोई क्वेश्चन होना चाहिए? तीसरा सवाल उठता है, क्या ये पॉसिबल है कि मशीन्स का अपना दिमाग हो, कॉन्शियसनेस हो, ऐसा मेंटल स्टेट हो जैसा ह्यूमन बींग्स का होता है? ठीक है, क्या मशीन्स में सेंटिमेंट्स हो सकते हैं? और अगर सेंटिमेंट है तो क्या उनके भी कुछ राइट्स होने चाहिए? क्या मशीन्स इंटेंशनली हार्म कॉज कर सकते हैं? इस तरीके के कुछ फिलोसॉफिकल एथिकल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं और जनरली अभी भी पूछे जा रहे हैं, आपसे ही पूछा जा सकता है। राइट योर थॉट्स on the fact that if AI is successful, can machines be trusted, or should machines be having some rights, or can machines cause harm, and if so then why are we developing it? इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज का एग्जांपल देखते हैं। पहला, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी सिस्टम या प्रोसेस का जैसे किसी भी फंक्शन को हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जैसे रोबोट्स, उनको आप प्रोग्राम कर सकते हो कि वो हाई वॉल्यूम रिपीटेबल टास्क कर सके जो नॉर्मल ह्यूमंस करते हैं, वो आप रोबोट्स को प्रोग्राम करके करवा सकते हो। है ना? जैसे मैं एक एग्जाम्पल, बचपन में हम सबने करिश्मा का करिश्मा देखा होगा, उसमें वो करिश्मा बनाई हुई रोबोट है, वो सारे काम करती है। तो क्या आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की जब हम बात करते हैं तो रोबोट्स हैं जिनको आप प्रोग्राम कर सकते हो काम कराने के, ठीक है? अब नेक्स्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा, उसको कुछ बोलना नहीं आता, पर 2 साल के अंदर वो कुछ कुछ बोलने लग जाता है सुनते सुनते, ठीक है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। क्या ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है वो? कंप्यूटर लैंग्वेज को नहीं। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है क्या? जैसे स्पैम डिटेक्शन की बात हम करते हैं, तो स्पैम डिटेक्शन में क्या होता है? सब्जेक्ट लाइन देखते हैं, ईमेल का टेक्स्ट देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये स्पैम है या नहीं है। तो ऐसे ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो ऐसे ही ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है जो बेसिकली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है या फोकस करती है। किसी भी डेटा में किसी तरीके का अगर पैटर्न आपको दिख रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम करती है। नेक्स्ट, मशीन विजन। मशीन विजन का क्या मतलब है कि कंप्यूटर्स, जैसे हम कैमरा की बात करते हैं, है ना? तो जब हम कुछ देखते हैं तो उसको हमारा माइंड प्रोसेस करता है कि मैंने लैपटॉप देखा है, लैपटॉप का ये काम है, राइट? या मेरे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, उसका ये मतलब है। तो क्या उसी तरीके से मशीन्स का विजन हम बना सकते हैं? ठीक है, वो भी इसी फील्ड में आता है, मशीन विजन आती है, जिसमें कैमरा का इस्तेमाल करके आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हो, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं। इसको जनरली ह्यूमन आई साइट से कंपेयर किया जाता है, बट आप देख सकते हैं मशीन में जो विजन है उसमें बायोलॉजी नहीं है, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी क्या है, हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है, हम अपनी आंखों से दीवार के आर पार नहीं देख सकते, बट मशीन को तो आप ऐसा कर सकते हो। तो बहुत सारे मेडिकल इमेज एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? फिर मशीन विजन मेडिकल इमेज एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो ये फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो अपने आप सीख सके, मतलब जो उनके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं भी दे रखी वो उससे सीख सके। जैसे कि ह्यूमंस में देखो, अब जरूरी नहीं मुझे सब कुछ आता हो, बट मैं जब कुछ नया देखूंगी मेरा माइंड प्रोसेस करेगा और मैं उसे सीख सकती हूँ। रोबोट्स में क्या होता है या मशीन्स में क्या होगा, मैंने जो प्रोग्रामिंग कर दी है उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो सीखेंगे, जितना प्रोग्रामिंग किया है उतना ही सीखेंगे। बट मशीन लर्निंग भी एक फील्ड है जिसके अंदर उनके अंदर अपने आप कैपेबिलिटी होगी कि वो कुछ नया देखे तो सीख सके, भले ही वो प्रोग्राम्ड है या नहीं है। देन डीप लर्निंग इसी का एक सबसेट है मशीन लर्निंग का, और ये आप कह सकते हो एक तरीके से जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है उसका ऑटोमेशन है डीप लर्निंग। इसमें
वो लर्निंग हो सकती है ह्यूमन माइंड की तरह। नेक्स्ट रोबोटिक्स की बात करते हैं। ये इंजीनियरिंग की ही फील्ड है जो डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करती है, रोबोट्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करती है। रोबोट्स का जनरली यूज किया जाता है टू परफॉर्म टास्क, हमें पता है, जो ह्यूमन बींग्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, या बहुत ज्यादा जिसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत हो कि भाई ह्यूमन माइंड परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वही करते करते, उसको करने के लिए हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस किस फील्ड में आपने देखा? साइकोलॉजी में, न्यूरॉन साइंस में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, सोशियोलॉजी में, फिलोसफी में, कंप्यूटर साइंस में, हर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हम जो डायग्नोसिस है, बेटर डायग्नोसिस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उससे पेशेंट्स की हेल्थ भी इंप्रूव होगी, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, बिजनेस सेक्टर में, जैसे कि बहुत रेपिटेटिव टास्क है, ठीक है, जैसे हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, ऑटोमेशन अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, बहुत रेपिटेटिव टास्क है कोई, तो उसको फास्टर परफॉर्म करने के लिए, बहुत आसानी से परफॉर्म करने के लिए आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? जैसे चैटबॉट्स होते हैं, है ना? अब मैं बैठ के कस्टमर सर्विस के लिए मैं बैठ के रिप्लाई करूंगी, आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे वेबसाइट्स पे आप जैसे ही जाओगे नीचे चैटबॉट आ जाता है, वो आपसे बात करता है, तो वो कंप्यूटर है, उसको वो मशीन है, ठीक है, तो वो चैटबॉट उसका इस्तेमाल कर सकता है बार बार। अब मैं बैठूंगी, हो सकता है मैं बोर हो गई, मैं उठ के चली गई थोड़ी देर के लिए, तब जो बच्चे आए उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन चैटबॉट में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो सारा कवर करेगा, राइट? तो इस तरीके की चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। देन एजुकेशन में आप ऑटोमेटेड प्रोसेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मार्क्स, अगर ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स हैं तो इसका इतने मार्क्स मिल जाने चाहिए, इतना ग्रेडिंग होना चाहिए, तो एजुकेटर्स के पास ज्यादा टाइम होगा ज्यादा इनोवेट करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये जो फालतू की रिडंडेंट चीज है उन पर उनको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वो स्टूडेंट्स को असेस कर सकता है, इनफैक्ट उनको उनके काम में भी हेल्प कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर में बात करते हैं। तो जैसे हम पर्सनल फाइनेंस एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पर्सनल डेटा होता है, वो देना होता है, फाइनेंशियल एडवाइस देनी होती है, तो मैं अपना पर्सनल डेटा दूंगी, वो मुझे फाइनेंशियल एडवाइस देगा, राइट? तो इस तरीके का फाइनेंशियल सेक्टर में यूज हो सकता है। जैसे आजकल आप देखोगे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ह्यूमन से ज्यादा वॉल स्ट्रीट पे ट्रेड करते हैं, जैसे इतना ह्यूमंस नहीं ट्रेड करते वॉल स्ट्रीट पे, उससे ज्यादा सॉफ्टवेयर ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट, लीगल सेक्टर्स, अब इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनको इजीली और बहुत जल्दी, बिना बहुत ज्यादा टाइम लिए बिना रेजोल्यूशन मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हो आप मैन्युफैक्चरिंग में, राइट? और यूज भी हो रहा है बहुत टाइम से। आप जैसे कि कुछ टेक्नोलॉजीज है, जैसे 3D प्रिंटिंग हो गई, इन सब का इस्तेमाल होता है। देन इंटेलिजेंट रोबोट्स की बात करते हैं, जो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है जो ह्यूमंस करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखो जो रियल वर्ल्ड में जिस तरीके का डेटा आपको मिलता है, जैसे लाइट है, हीट है, टेम्परेचर है, मूवमेंट है, साउंड है, प्रेशर है, इसके बेसिस पे इसको एनालाइज करके उसके बेसिस पे सेंसर्स की वजह से वो ह्यूमन बींग्स की तरह काम करता है, ठीक है, वो ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर्स होते हैं, उनके मल्टीपल सेंसर्स होते हैं, ज्यादा मेमोरी होती है, तो बेटर इंटेलिजेंस वो प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो एरर से लर्न करने की एबिलिटी है, हमें होता है ना कि हमने गलती की तो हम सीखे, ठीक है, तो उनके अंदर जो इंटेलिजेंट रोबोट है उनके अंदर ये भी होता है कि वो एरर से लर्न कर सकते हैं और नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गेमिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेमिंग की। एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है स्ट्रेटेजिक गेम्स में भी, जैसे कि चेस हो गया, पोकर हो गया, टिक टैक टो एक्सेट्रा। इसमें मशीन्स हैं, वो बहुत सारे पॉसिबल पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मुझे चेस खेलना है, तो मैं कंप्यूटर के साथ चेस खेल सकती हूँ ना, वही इसका एग्जाम्पल हो गया। स्पीच रिकॉग्निशन है, बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं जिनके अंदर हियरिंग और लैंग्वेज ग्रास्प करने की आप कह सकते हैं एक तरीके से एबिलिटी होती है, जैसे आपने देखा होगा फोन्स में सिरी है ना? अब मैं अपने फोन में बोलूंगी हे सिरी टेल मी द वेदर टुडे, तो वो मेरा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करके मुझे आंसर कर रहे हैं, तो इस तरीके का स्पीच रिकॉग्निशन हो गया। देन साइबर सिक्योरिटी में 20th कॉन्फ्रेंस जो ई गवर्नेंस में हुआ था इंडिया में, ये डिस्कस किया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी में हमें हेल्प कर सकता है, इसलिए इसको एक्सप्लोर जरूर किया जाना चाहिए। अब ये तो हो गए सारे फायदे, सवाल ये उठता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाउनसाइड्स क्या है, इसके रिस्क्स क्या है? चलिए देखते हैं। अब जैसे जैसे ह्यूमन, अब देखो, जैसे जैसे मैं मशीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करूँ,
इंटेलिजेंट रोबोट्स का ज्यादा इस्तेमाल करूंगी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में और बाकी जॉब्स में, वैसे वैसे मुझे ह्यूमंस की या ह्यूमन लेबर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ऑब्वियस सी बात है। तो ह्यूमंस का नुकसान है इसमें। जैसे चाइना में आप देख सकते हो कुछ कस्टम ऑफिसर्स हैं जो अभी एक्चुअली रोबोट्स है, कुछ रोबोट्स ऐसे जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, ठीक है, हाउस मेड्स की तरह भी रोबोट्स उभर के सामने आ रहे हैं। तो उस केस में जो ह्यूमन लेबर की डिमांड है वो कम होती जाएगी, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, दैट इज अ प्रॉब्लम। देन एग्जिस्टेंशियल रिस्क की बात करते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बार कहा था, डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ ह्यूमन रेस। सबको यही डर है, अगर मैं फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दूं तो क्या गारंटी है कि वो रोबोट्स ह्यूमन पे राज नहीं करें, है कि नहीं। एक बार अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने कर दिया और शुरू कर दिया और फुल फ्लेज डेवलप कर दिया, तो उसके बाद ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और ह्यूमंस जिनके अंदर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से वो स्लो डाउन हो जाते हैं या लिमिटेड है, वो compete नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दीवार के आर पर नहीं देख सकती, बीइंग अ ह्यूमन मेरी बायोलॉजिकल लिमिटेशन है। बट अगर मैं एक सुपर कंप्यूटर या सुपर रोबोट बना दूं, वो तो कर सकता है, तो मैं उससे कम्पीट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। मैं उतनी हो सकता है फास्ट काम ना कर पाऊं, उतना ज्यादा नहीं सोच पाऊं जितना मैंने उसको एडवांस बना दिया। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ह्यूमन रेस खत्म होने लग जाएगा। दैट्स व्हाट स्टीफन हॉकिंग सेड। जितनी भी एआई टेक्नोलॉजीज हैं, अगर वो टेररिस्ट के हाथ में चली जाती है तो बताओ क्या होगा, वो अलग टाइप का ही टेरर आ जाएगा, राइट। देन सोसाइटी में मॉरल डिग्रेडेशन होगा। क्यों? देखिए, मॉरल डिग्रेडेशन का एक मेन, इसकी मेन वजह क्या है, हम मोरालिटी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें, सोसाइटी क्या सोचेगी, हमारा ये होना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें। बट अगर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाता है, सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, धीरे धीरे करके मॉरल डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, सोसाइटी मोरालिटी में लो चली जाती रहेगी। तो इस एरिया में जब ये रैपिड डिस्ट्रक्टिव चेंजेस हो रहे हैं, क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो टेक्नोलॉजीज हैं दे शुड बी अकम्पनीड बाय प्रोफाउंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। मतलब इन टेक्नोलॉजीज के आने के साथ साथ क्या हमें इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस भी करने चाहिए? क्या टेक्नोलॉजीज जितना जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगी उससे ज्यादा जॉब्स डिस्ट्रॉय कर देगी? क्या फ्यूचर गवर्नमेंट बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे काम नहीं कर पाएगी? कैसे एजुकेशन को रीडिफाइन किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा? क्या कोई कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनकी अगर मैं बात करूं तो क्या वो थ्रेड के अंदर चले जाएंगे? अगर मैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ले आती हूँ, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैं अगर रोबोट्स ले आती हूँ मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए, वो बेटर वर्क कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वो थकेंगे भी नहीं इतनी जल्दी, तो ह्यूमन से बेटर वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं क्या ह्यूमंस को, जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स उनको रिप्लेस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो स्किल्स चाहिए होंगे, अब अगर ह्यूमंस का यूज ही नहीं हो रहा तो वो स्किल्स भी क्यों अक्वायर करने की कोशिश करेंगे? और इन सब चेंजेस के साथ साथ पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन, सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या ये सेम रहेंगी या नहीं रहेंगी? ये सारे क्वेश्चन इसी के साथ इरप्ट होते हैं। इंडियन कंडीशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है? सबसे पहला, जो हमारा डिजिटल इंडिया मिशन था, ठीक है, उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, डेटा एनालिसिस का काम कर देगा ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना तो नहीं हो पाएगा। इंडिया की आपने पॉपुलेशन देखिए, इतना डेटा एनालिसिस इंडिविजुअल की बस की बात तो नहीं है। देन जितनी भी सर्विसेज हैं, स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, इन सब की टारगेटेड डिलीवरी हो सकती है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग में, सिक्योरिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के लिए सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेदर फॉरकास्ट मॉडल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर वेदर फॉरकास्ट मॉडल्स में इंप्रूव कर लेती हूँ, तो जैसे किसी भी तरीके का फ्यूचर मिसहैप होने वाला है, जैसे फ्लड आ रहा है, ड्रॉट आ रहा है, इस तरीके की जो भी चीजें हैं अगर मुझे पहले से पता चल जाती है, तो फार्मिंग क्राइसिस की जो बात हो रही है, फार्मर्स पहले लोन लेके उगाते हैं फसल, उसके बाद फ्लड या ड्रॉट आ जाए तो वो भी खत्म हो जाती है। अल्टीमेटली वो एक डेट ट्रैप पे फंस जाते हैं और फार्मर सुसाइड ज्यादा कमिट करने के चांसेस पे आ जाते हैं, क्रॉप लॉसेस होती है, फूड सिक्योरिटी खतरे में आती है। इन सब से बचा जा सकता है। देन जितना भी रोड सेफ्टी डेटा है या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका डेटा है क्राइम्स का, इन सब डेटा को एनालाइज किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे, और नई पॉलिसीज बनाई जा सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट में इंप्रूव कर सकती हूँ, ज्यादा मैं हेल्प प्रोवाइड कर सकती हूँ, इंक्लूड यूजिंग रोबोट्स एंड इंटेलिजेंट मशीन्स। फिर काउंटर इंसर्जेंसी और पेट्रोलिंग ऑपरेशंस, इन केसेस में इनका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हमने कई बार सुना है कि सीआरपीएफ जवान हमारे उसमें मर्डर हो गए,
ठीक है, तो ये सब कम हो सकता है, ह्यूमन लॉस को हम कम कर सकते हैं अगर रोबोटिक आर्मी का इस्तेमाल करें तो। देन गवर्नमेंट प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। अगर मैं बीच में ह्यूमंस कम होंगे तो लेस करप्शन होगा और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, तो वो कर सकते हैं हम, राइट। फिर इसको हम एंशियंट लिटरेचर को भी स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं ताकि मेडिसिन में हम कुछ और आगे बेटर परफॉर्म कर सके। बहुत सारे दूर दराज के एरियाज में जहाँ पे गवर्नेंस इतना ज्यादा नहीं है, वहाँ पे ब्रोकन गवर्नेंस है, ट्राइबल एरियाज में, हिली एरियाज में, वहां पर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अलग अलग एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है। सवाल उठता है कि नोडल ऑर्गेनाइजेशन क्या है गवर्नमेंट की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च वर्क करने के लिए यूज होती है। तो इट इज CAIR, दैट इज सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ये प्राइमरी लेबोरेटरी है DRDO की, जहां पर अलग अलग एरियाज में, जैसे डिफेंस है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब पे रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है? बैंगलोर। तो CAIR यानी कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कहाँ लोकेटेड है? ये बैंगलोर में। यहाँ पर क्या क्या होगा? रिसर्च डेवलपमेंट किसका? हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन, कमांड कंट्रोल, इंटेलिजेंट सिस्टम, सबका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी CAIR की? 1986 में शुरुआत हुई थी। ठीक है। प्रोजेक्ट नेत्र, नेत्र प्रोजेक्ट है जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है ताकि ऑनलाइन कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया जा सके। देन सीकोस जो सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके। फिर क्वेश्चन उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। और मेनली किस पे बेस्ड है? कंज्यूमर गुड्स पे। पब्लिक प्राइवेट फंडिंग मॉडल है जो USA में सक्सेसफुल है, चाइना, साउथ कोरिया, बाकी जगह सक्सेसफुल है। ये इंडिया में अच्छा हो सकता है, बट फिलहाल तो अच्छा नहीं है। पब्लिक प्राइवेट फंडिंग मॉडल इतना अच्छा तो नहीं चल रहा। इंडिया में अच्छा हो सकता है क्योंकि बाकी देशों में चल रहा है, बट अभी तो इसका हाल इतना अच्छा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है, सिर्फ गवर्नमेंट तो ये नहीं कर पाएगी। हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी अप टू डेट नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को वो समझ सके। ठीक है। आज के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जितना जॉब जल्दी से शिफ्ट होते हैं, स्किल्स इतने वैल्यूएबल हैं और बहुत ही जल्दी वो स्किल्स पुराने भी हो जाते हैं, इन सब एरियाज में अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अडेप्ट नहीं है, अपडेटेड नहीं है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकें। देन ये डिबेट जो है पॉवर्टी वर्सेस टेक्नोलॉजी, आपको नहीं लगता अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ा देते हैं हम तो पॉवर्टी और बढ़ जाएगी? क्योंकि जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत काम था अब तो वो भी नहीं रहेगा, राइट। इन सारे थ्रेट्स एंड चैलेंजेस के बाद भी, क्योंकि सबके थ्रेट्स एंड चैलेंजेस है, सबके नुकसान है, सबके फायदे हैं, इनके बाद भी अगर हम ये कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें खत्म कर देना चाहिए या ये फ्यूचर नहीं है, तो ये बहुत स्टूपिड होगा, राइट। हाँ, ये बात है कि बहुत सारे जॉब्स को मशीन्स रिप्लेस कर देंगी, है ना। जैसे पहले कॉफी हम खुद बनाते तब कॉफी मेकर आ गया, आप कह सकते हो ऐसा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमैनिटी का एंड हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स आर स्मार्ट इनफ, ह्यूमैनिटी का एंड नहीं होगा। अगर हम कोई चीज बना सकते हैं तो हम उसके साथ टैकल भी कर सकते हैं। अर्ली ईयर्स में अगर कहा जाए कि बहुत अर्ली ईयर्स में बहुत सारे फियर्स थे, चैलेंजेस थे, लेकिन वही वही आप देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, स्टीम इंजन के टाइम पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम्स पे, सब जगह यही प्रॉब्लम्स आई थी। हर जगह आपको देखने को मिलेगा कुछ थ्रेट एंड चैलेंजेस है, कुछ अच्छी चीजें हैं। तो वही अब कंप्यूटर के साथ भी हो रहा है। बट ये भी कहा जा सकता है कि इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हमारी नीड्स को बहुत आसानी से केटर कर सकती है। इसीलिए ये कहना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म कर देना चाहिए, इट इज नॉट द फ्यूचर, इट इज नॉट राइट। ठीक है। इंडिया के केस में भी अगर हम देखें तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है इनएफयू, ठीक है, जो अभी नेसेंट फेज में ही है, और बट डेफिनेटली इट विल ग्रो और बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज को ये चैलेंज करेगी। एंड विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सब कुछ इंटरनेट से रिलेटेड है। क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर में कुछ भी खरीदना हो, ठीक है, वेजिटेबल ही ऑर्डर करने, तो कौन करता है? या आप करोगे, आपके पेरेंट्स करेंगे। और अगर कल जाकर ऐसा हो जाए कि आपका रेफ्रिजरेटर डायरेक्टली वेजिटेबल ऑर्डर कर सकता है ये देखने के बाद कि भाई कौन सी सब्जी खत्म हो रही है, कौन सी नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। पर ये कैसे पॉसिबल है? यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो सकता है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो नॉर्मल डे टू डे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ मेरा लैपटॉप है, ठीक है। अब मुझे इसको बैटरी से चार्ज करना पड़ता है, बट मान लो लैपटॉप इतना केपेबल हो जाए कि उसको पता है कि अब इसकी बैटरी लो हो रही है तो अपने आप को चार्जिंग शुरू कर दे। पॉसिबल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मैं इसको इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं तो ये कर सकती है, ठीक है। तो सिंपली अगर इसे बोला जाए, किसी भी डिवाइस को, ठीक है, जिसमें ऑन एंड ऑफ स्विच है, उसको जब हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तो वो उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, सेल फोन्स, कॉफी मेकर, वॉशिंग मशीन, हेडफोन, लैम्प, कोई भी डिवाइस, सब कुछ आ सकता है जो भी आप सोच सकते हो जिसमें ऑन एंड ऑफ बटन है, ठीक है। इसी को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब थिंग्स कैन टॉक टू अदर थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब जैसे मैं आपको ना इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आई एम वेयरिंग अ स्मार्ट वॉच, राइट। मान लो आपने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, अचानक से मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, या अचानक से फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग सम सॉर्ट ऑफ हार्ट अटैक, पर मुझे नहीं पता। तो जैसे ही मेरी हार्ट बीट तेज होगी, मेरी वॉच वाइब्रेट करेगी, मुझे उसमें लिखा हुआ आएगा, या वो बताएगी, मुझे लिखा हुआ आएगा कि आप मेडिसिन लीजिए, एस्पिरिन ले लीजिए फटाफट से। मैंने एस्पिरिन ले लिया और फिर वो दिखाता है मेरे वाइटल साइंस नॉर्मल, ठीक है। ये डेटा कनेक्टेड है मेरे डॉक्टर के साथ। वो डॉक्टर मेरे सारे डेटा ऑलरेडी देख रहा है, वो देखता है, वो मुझे उसको लगता है कि जिस हिसाब से वाइटल साइंस है मुझे एडमिट हो जाना चाहिए, वो मेरे वॉच पे आ गया कि मुझे एडमिट हो जाना चाहिए। अब वॉच क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है इंटरनेट से, मेरे पास एम्बुलेंस आती है, मुझे लेके जाती है, मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। डॉक्टर सब कुछ चेक करता है, अपना इलाज करता है, वो बताता है कि मुझे एक्चुअली हार्ट अटैक आ रहा था, अब वो ठीक है, हमने सब कुछ स्टेबल कर दिया है, इससे पहले कि कुछ हो पाता, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। तो फिर मेरे वाइटल साइंस नॉर्मल है, मैं घर आ गई। ये क्या था, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैंने क्या किया, एक मेजर प्रॉब्लम को मैंने अ, टाल दिया क्योंकि मेरी वॉच कनेक्टेड थी, ठीक है। कभी भी एक से ज्यादा चीजों से या इंटरनेट से जब चीजें कनेक्टेड होती है उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। 1999 में केविन एस्टन, जो उस वक्त आप कह सकते हैं पीएनजी सेंटर पे थे, जो बेसिकली बाद में एमआईटी का ऑटो आईडी सेंटर बन गया, उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म को कॉइन किया, ठीक है। तब के लिए नई टर्म थी और काम पहले भी होता था इस पे, पर टर्म नहीं। इसको इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, इसको और किस नाम से जाना जाता था, परवेसिव कंप्यूटिंग, यूबीकॉम एंड एम्बिएंट इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहली बार किसने दिया था, केविन एस्टन ने 1999 में। अब यहाँ पर देख सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो होता है जब डेली लाइफ की आपकी डिवाइसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, वो बाकी ऑब्जेक्ट से या इंटरनेट से, डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं, उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे स्मार्ट थर्मोस्टैट है, स्मार्ट अप्लायंसेस है, या सिक्योरिटी सिस्टम है, स्मार्ट लाइटिंग होती है, एंटरटेनमेंट सिस्टम है, या फिटनेस बैंड की मैं बात करती हूँ, स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट ग्लासेस हैं, एक्शन कैमरा है। ऐसे ही कनेक्टेड कार्स होती हैं, सेफ्टी, व्हीकल डायग्नोस्टिक सब है उसके अंदर। कनेक्टेड सिटीज है, स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ट्रैफिक लाइटिंग एंड रियल टाइम एनालिसिस, ठीक है। या इंडस्ट्रियल इंटरनेट में मैं कहूँ रियल टाइम एनालिटिक्स, फैक्ट्री ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, ये सब किसका एग्जाम्पल है। all these are example of internet of things। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, जितनी भी चीजें कनेक्ट हो सकती है वो सब कनेक्ट होती है। कोई भी डिवाइस जिसमें ऑफ एंड ऑन स्विच है और उसको हम किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। बहुत ऑफन आप कहेंगे ये जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनमें एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 के साथ इनमें एक आईपी एड्रेस आएगा, ठीक है। बहुत बहुत अलग अलग डिवाइसेस को आईपी एड्रेस मिलेगा जिससे वो ज्यादा फीजिबल हो सकते हैं, इजिली आइडेंटिफेबल हो सकते हैं। कुछ चीजों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कनेक्टेड, जो कनेक्टेड वेरिएबल्स हैं, जैसे स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट ग्लासेस है, फिटनेस बैंड है। होम में हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं, नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। या कार्स में व्हीकल्स हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। सिटीज में स्मार्ट मीटर्स हैं, जो बेसिकली ये देखते हैं कितना वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके की चीजें यूसेज कितना हो रहा है उसको एनालाइज करती हैं। फिर इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अलग अलग डेफिनेशन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वेयरेबल्स, तो वो क्या है, मेरे बॉडी पे काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी एरिया नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क, ठीक है। बैन, बॉडी एरिया नेटवर्क। देन स्मार्ट होम है, वो क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। देन कनेक्टेड कार है जैसे, वो क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। और फिर
स्मार्ट सिटी वो वेरी वाइड हो गया तो वेरी वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपने सुना होगा ना, हम वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है। अब हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जरूरत क्यों? इसलिए क्योंकि ये बेस्ट पॉसिबल फीडबैक दे सकता है आपको फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे, आपको बता सकता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन है रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ। फिर आपको बता सकता है कि किस तरीके के आप डिसीजन ले सकते हैं मोबिलिटी पैटर्न पे, कितने लोग कहाँ पर है उस हिसाब से आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। देन जो लोकल प्रोवाइडर्स है उनको ग्लोबल पोटेंशियल के साथ अलाइन कर सकता है, जोड़ सकता है। ठीक है, ये देखो, दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें हम बहुत बेटर चीजें, हम टाइम बचा सकते हैं, मनी बचा सकते हैं, और उसको हम कहीं और यूज कर सकते हैं। सिंपल डे टू डे इश्यूज को वो ट्रैक करने में हेल्प करेगा। जैसे बताएगा कि कार पार्किंग का स्पेस कहाँ होगा बिजी एरिया में, ठीक है, या आपके घर के एंटरटेनमेंट सिस्टम को लिंकअप कैसे करना है, या आपके फ्रिज के वेबकैम को यूज करेगा ये देखने के लिए कि क्या आपको घर में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है जो फ्रिज में नहीं है, जो आप घर पे जाते वक्त खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कनेक्टिविटी। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसके डेटा और इनसाइट्स आपको अलग अलग एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं, डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं, और आपको इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, सर्विसेज डिलीवर करने में हेल्प करते हैं बेटर, है ना। फिर एफिशिएंसी आपकी रियल टाइम बढ़ी रहेगी। देन कॉस्ट सेविंग होगा। अभी हमने पढ़ा कि जब हम एक्यूरेट डेटा कलेक्शन करेंगे तो हम ये देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि कितना वर्क फ्लो होना चाहिए, कितना जितने भी वर्क फ्लो की हमें जरूरत है उस हिसाब से हम लोग हायर करेंगे, उस हिसाब से हम कॉस्ट ऑपरेट कर सकते हैं, एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, टाइम सेव करता है ये। प्रॉब्लम ये है, इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई भी चीज जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो आसानी से हैक हो सकती है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार हैकिंग हो सकती है, जैसे आपने फेट ऑफ फ्यूरियस मूवी में देखा होगा कार हैकिंग सीन। तो कोई भी चीज जो इंटरनेट से कनेक्टेड उसको हैक किया जा सकता है। कोई भी प्रोडक्ट जो कनेक्टेड होता है, देयर इज अ पोटेंशियल कि उसमें प्राइवेसी इश्यूज हो जाए, है ना, उसमें जो यूजर्स है उनका प्राइवेसी इशू हो। देन फ्यूचर में अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस सर्विसेज है, उनका यूज हो सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, कि हम किसी तरीके से रिक्रूटमेंट के लिए आइडेंटिफिकेशन, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग ये सब हम कर सके, राइट, क्रेडेंशियल्स देख सके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली अगर कहा जाए तो डिवाइसेस का बना है, सिंपल सेंसर से स्मार्टफोन बनाइए, वेरिएबल्स बनाइए, उनको कनेक्ट करके, ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक जाइंट नेटवर्क है जो अलग अलग चीजों को जोड़े रखता है। क्लियर? अलग अलग चीजों को जोड़े रखता है, जिसमें लोग भी इंक्लूड है। रिलेशनशिप किसके बीच में होगा? पीपल, पीपल के बीच में पीपल, थिंग्स के बीच में थिंग्स, थिंग्स के बीच। तो आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, मशीन लर्निंग, इन सब का इस्तेमाल कर रही है। जैसे अभी एआई के बारे में हमने पढ़ा था, इन सब का इस्तेमाल बहुत रैपिड रेट पे हो रहा है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल कम अप विद द सॉल्यूशन। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे।